हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम 15 दिसंबर 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखेंगे सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीटेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है और आज की क्लास में हम 30 प्रश्न सीडीपी के करने वाले हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा और इससे एक आपको सटीक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और यह क्लास यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बीएड किए हैं, बीटीसी या डीएलएड किए हैं, सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा के शास्त्र के प्रश्न करेंगे और टोटल 30 प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर के समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो यहाँ पर देखेंगे वंचित परिवेश को छोड़कर के समृद्ध परिवेश में यहाँ पे बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, तो यह स्थिर बनाम वृद्धिशील हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान से आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे तभी आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन दिया गया, कारण दिया गया, दोनों ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद सही विकल्प का आपको चयन करना रहेगा। तो यहाँ पे दिया गया, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक जो अंतर है उसको खो देते हैं। यह अभिकथन दिया गया है। उसके बाद दिया गया, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ए वाला अभिकथन है यह भी सही है। जो बचपन है एक सामाजिक संकल्पना है, तो कारण भी इसका सही है। और जो यहाँ पे अभिकथन दिया गया है इसकी यहाँ पे बिल्कुल सही रूप से यहाँ पे व्याख्या आर के द्वारा किया जा रहा है, कारण के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए की यहाँ पे सही रूप से आर व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपके फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित जो संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसमें देखेंगे गतिविधि होता है, जैविक परिपक्वता होता है, संतुलीकरण होता है, सांस्कृतिक उपकरण नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कारकों में से नहीं पूछा गया था। तो थर्ड वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, अभिकथन और कारण दिया गया और आंसर इसका करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया है कि जीन पियाजे ने माना कि जो सीखने की प्रक्रिया है वह पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से यह आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं है। जीन पियाजे ने जो सीखने की प्रक्रिया है उसको बताया था आनुवंशिकता और जो आपका यहाँ पे पर्यावरण होता है दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे वंशानुक्रम का मतलब होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ पे पूरी तरह से दे दिया गया है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ए अभिकथन दिया गया है यह गलत है। फिर दिया गया है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पे जो आर वाला दिया गया, आर वाला सही है। और अगर ध्यान से आप लोग इस ऑप्शन में देखेंगे, चारों विकल्प में इस तरह से कहीं पर भी पहले वाले को गलत और आर वाले को सही नहीं लिखा गया, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सब के सब ऑप्शन आपके क्या है, गलत हैं। और तो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला गलत, आर वाला सही हो जाएगा। और यह प्रश्न आपका आया था यहाँ पे सीटेट एग्जाम में और इस प्रश्न को आयोग के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। इस प्रश्न को आयोग के द्वारा कैंसिल कर दिया गया और सभी यहाँ पे छात्रों को 1 नंबर मिला था, फुल मार्क इस प्रश्न पर मिला था। इसमें से कुछ भी बच्चों ने ट्रिक किया, सबको मार्क मिले थे। तो इसमें क्या है, पहला वाला गलत, आर वाला सही है और ऑप्शन में कहीं पर नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर क्या है वह आप लोग यहाँ पे बताएंगे।
जिन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे खाली स्थान अनुभव करते हैं और खाली स्थान का सहारा लेते हैं। तो इसका आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जिन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे असंतुलन का अनुभव करते हैं और अनुकूलन का सहारा लेते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। जहां पियाजे बच्चों को खाली स्थान देखते हैं वहीं जो लेव वाइगोस्की हैं बच्चों को देखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में। जहां पियाजे बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखते हैं वहीं जो लेव वाइगोस्की हैं वह सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में बच्चों को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो नैतिक विकास है इसकी अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है। तो इसका आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका आप लोग राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से दिया गया लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो नैतिक विकास है इसकी अवस्था के निर्धारण के आधार क्या हैं। तो इसमें देखेंगे व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में और विपक्ष में देखा जाता है और व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क को देखा जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह बी और सी होगा, जिस कूट में दिया होगा वह राइट आंसर होगा। तो बी और सी इसमें क्या कहाँ पर है, फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को आधार लिया जाता है जो यहाँ पे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने के लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे और यहाँ पर देखेंगे मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। जो संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं वह है कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है 9वां प्रश्न। जल्दी से आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है और राइट आंसर करना है। आप लोग देख सकते हैं सीटेट में काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। पिछली बार पूछे गए थे, इस बार भी आपका लगभग हाई लेवल ही रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में खाली स्थान की आवश्यकता भूमिका है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक जानकार अन्य, जो आपका सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर थे वह बुद्धि को यहाँ पे बताए थे कि इसको अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और प्रयास करना है कि इसका आप लोग राइट आंसर दे सकें। यहाँ पे प्रश्न आपका है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा आपका हो जाएगा कि शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। सेकेंड वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे इसका भी आंसर आपको करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर आप लोग करेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। अभिकथन में ए है, कारण में आर दिया गया है और इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देखिए दिया गया माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें जो यहाँ पे बच्चियां लड़कियां होती है वह अक्सर चुप नहीं रहती है, यह बिल्कुल सही नहीं है। और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है, तो यह भी गलत है। उनकी भागीदारी रहती है चर्चाओं में भी। तो पहला तो आपका सीधा सीधा गलत है। उसके बाद दिया गया आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है दिया गया, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे लड़कियों के बारे में गलत बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों गलत है। तो यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे मूल्यांकन की प्रकृति खाली स्थान होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य खाली स्थान होना चाहिए।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, जो मूल्यांकन की प्रकृति है वह आपकी क्या होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। जो मूल्यांकन का कार्य है वह प्रामाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, गतिशील और प्रामाणिक। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें भी दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और अभिकथन और कारण दिया गया है। तो प्रयास करेंगे और राइट आंसर आप लोग करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका, यहाँ पे ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो यह तो आपका यहाँ पे क्या है, सही है। अधिगम के लिए आकलन करते समय जो मानकीकृत परीक्षण है उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए, यह तो आपका सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है निकष, यहाँ पे संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है, यह भी आपका सही है। लेकिन जो फर्स्ट अभिकथन दिया गया है और उसका जो कारण दिया गया है वह देखेंगे, जो कारण दिया गया है वह ऊपर वाले की व्याख्या सही से नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और आर दोनों सही रहेंगे, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसमें देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। इसमें क्या होगा, इसमें विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा मिलेगा छात्रों से। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है और यह भी आपका यहाँ पे सेम है। आपका यहाँ पर देखेंगे सेम आपका अभिकथन और कारण ही दिया गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है कि एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। दिया गया है एक समावेशी जो कक्षा है वह विभेदित यहाँ पे निर्देश का पालन नहीं करती है, तो यह तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। तो यह भी सही नहीं है, तो ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। तो इसके बारे में देखिए आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है 18वां प्रश्न है, जल्दी से आपको प्रयास करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 18वें प्रश्न में आपका दिया गया है दृष्टि बाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल हैं। यहाँ पे तकनीकी उपकरण के उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनके लिए। तो वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण ये तो आपका सही है। ब्रेल एम्बासर और प्रदर्शक होता है, यह भी सही है। और जो वाक पहचान सॉफ्टवेयर है जो सब भाषण से पाठ होता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, बी और सी यहाँ पे क्या होगा, यह सही होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वलीनता जो होती है उसके बारे में है कि स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है कि कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी खुद की जो शैक्षणिक रणनीति है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 23वां है
और 23वां प्रश्न को देखते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और आंसर करना है। जल्दी से प्रयास करेंगे आप लोग और जल्दी से आंसर भी करेंगे। इसमें देखिए दिया गया है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपने कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। तो यह देखेंगे जो पहला अभिकथन है यह तो आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ पे क्या है, जो अभिकथन दिया गया है यह आपका यहाँ पे सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल आपका आ जाएगा, यहाँ से इसमें आपका आएगा यहाँ से जो कि ए सही है और आर वाला क्या है, गलत है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को खालिस्तान को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका, यहाँ पे दो जगह खालिस्तान दिया गया है। तो यहाँ पे है कि शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, मौखिकीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके बाद दिया गया है शिक्षार्थियों के बीच सादृश्यात्मक जो चिंतन है इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अन्वेषण अधिगम्य छात्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है वह आपको बताना है। और इसमें आ जाएगा आपका अधिसंज्ञान आ जाएगा, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर भी करती है। तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने का जो आनंद है उसको पैदा करके। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है, वह सीखने में आनंद पैदा करे तो उससे होगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक और जो बाह्य अभिप्रेरणाएं हैं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके कंप्लीट बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। और देख सकते हैं सीटेट जो 15 दिसंबर का सीटेट एग्जाम हुआ था उसमें जो CDP था बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा गया था, आप लोग खुद देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जो सीटेट एग्जाम है उसमें देखेंगे 150 प्रश्न आएगा, 150 मिनट मिलेगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है जनरल कैटेगरी में, और अदर स्टेट के लिए OBC SC ST 82 नंबर पर पास हो जाएंगे। सीटेट में 150 प्रश्न आएगा, लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। जैसे CDP है, CDP में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से कोई सब्जेक्ट हो सब में 20 से 22 प्रश्न आएंगे। और सोशल साइंस आपका हो या आपका यहाँ पे मैथ साइंस हो, दोनों में देखेंगे 40 से 42 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिए, आराम से पास हो जाएंगे। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है, और बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में दिया गया है। और
पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। और सभी सब्जेक्ट हैं जैसे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को सिर्फ क्लिक कर देना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप लोग 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF का डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस, या आपको यहाँ पे प्राइमरी लिख के मैसेज करना है। जब मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको परचेज जरूर कर लीजिए। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से सीटेट एग्जाम को आप लोग पास कर लेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।